हेलो क्लास। इस लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। तो जैसा कि हम जानते हैं, एटम के बारे में हमें बताया डाल्टन ने, फिर उसके बाद जे थॉमसन ने हमें बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में, और ये बताया कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है। जे थॉमसन के स्टूडेंट रदरफोर्ड, उन्होंने बताया हमें न्यूक्लियस के बारे में। एटम चैप्टर में हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी देखा था और ये भी देखा था उन्होंने क्या क्या बताया न्यूक्लियस के बारे में। अब देखते हैं हम न्यूक्लियस क्या है। तो न्यूक्लियाई जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैरी करता है, और एटम का वो हिस्सा है जो बहुत डेंस है, जिसमें बहुत कम वॉल्यूम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। वॉल्यूम इसका बहुत कम है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा है। आप ये भी कह सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा डेंसिटी न्यूक्लियस की होती है। ठीक है। तो न्यूक्लियाई आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू Z, ये हमारा एटॉमिक नंबर होता है, और N हमने लिख दिया न्यूट्रॉन्स के नंबर के लिए, और Z प्लस N हो जाएगा A के इक्वल। A क्या है? मास नंबर। ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कोई पूछे तो वो क्या होगा? A यानी कि मास नंबर माइनस Z यानी कि एटॉमिक नंबर। रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बताया था, बाद में जाके चैडविक ने बताया था न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन जो कि एक न्यूट्रल पार्टिकल है, और प्रोटॉन्स, ये कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स के नाम से जाने गए। ठीक है। एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के पेयर को न्यूक्लियॉन कहते हैं, और एक न्यूक्लियस के अंदर ऐसे कई सारे पेयर रहते हैं। इसकी युकावा की थ्योरी भी है एक। ठीक है। आगे चलते हैं। अ सिंगल न्यूक्लियर स्पीशीज हैविंग स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ बोथ Z और N, जिसे हम न्यूक्लियाइड्स कहते हैं। ठीक है। कहता है भैया एक न्यूक्लियर की एक स्पीशीज़ है सिंगल, जैसे मान लो आपका एक X एटम है, उसका खुद का अपना एक Z है और अपना A है। ये एक न्यूक्लियाइड है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सोडियम का, ये इसका Z, ये इसका A, ये सोडियम का न्यूक्लियाइड है। न्यूक्लियाइड आर रिप्रेजेंटेड एज, बताई दिया मैंने आपको Z और A से। यहाँ पे X डिनोट करता है केमिकल सिंबल किसी एलिमेंट का। ठीक है। द स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय competition between attractive nuclear force among the protons and neutrons and repulsive electrical interaction among the protons। भाई प्रोटॉन के बीच में कितनी रिपल्शन है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के पेयर के बीच में कितनी अट्रैक्शन है। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है और रिपल्शन कम है तो ये न्यूक्लियस स्टेबल होगा, और अगर रिपल्शन ज़्यादा है और अट्रैक्शन कम है तो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। या तो वो टूट जाएगा, फिशन करेगा, या वो जुड़कर बड़ा एटम बनाएगा, फ्यूज़ करेगा। ठीक है। अनस्टेबल न्यूक्लियाई डेके, ये टूट जाते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्फ स्पॉन्टेनियसली इनटू अदर स्ट्रक्चर बाय वैरायटी ऑफ डेके प्रोसेस। ये हम अभी इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से एक न्यूक्लियाई डेके करता है, उसका टाइम क्या होता है, उसका टी हाफ क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली है। मान लो ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
के पेयर है। प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करता, हम इस बात को जानते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करते हैं और ये भी बताया था मैंने, इनका साइज़ बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस का, ये काफ़ी नज़दीक भी होते हैं, तो ये रिपल्शन ओवरकम कौन करता है? क्योंकि अगर इसको ओवरकम नहीं करेंगे तो ये न्यूक्लियस रहेगा नहीं, तो इसको ओवरकम करता है बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस को बांधे रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी एल्बर्ट आइंस्टीन के इस एक्सप्रेशन को मानती है, एनर्जी इज इक्वल्स टू मास इंटू सी स्क्वायर, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पे जो आपका मास होता है वो चेंज इन मास होता है, इसे मास डिफेक्ट भी कहते हैं। न्यूक्लियस का जो मास डिफेक्ट है मल्टीप्लाई में सी स्क्वायर करने पर जो एनर्जी मिलती है वो बाइंडिंग एनर्जी होती है जो न्यूक्लियस को बांधे रखती है, ठीक है। नहीं तो प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करके कोलम्बिक फोर्स से तोड़ देंगे। आगे अब बारी आई न्यूट्रॉन की। अभी तक हमने न्यूट्रॉन की ज़्यादा बात नहीं की थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में हम बात कर चुके थे। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है हमारे न्यूक्लियाई का, ठीक है। एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है H11, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। इसको छोड़ के सबके पास न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो यही एक केस था, मैंने यहाँ लिख भी दिया एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अब बात आती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज की। न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0, प्रोटॉन का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इनका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg अप्रॉक्स। 1.67 10⁻27 kg दोनों का यहाँ पर मैंने सेम ही लिख रखा है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये अभी मैं AMU समझाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको। और ये 1.67 इंटू 10⁻27 kg 1U यानी कि एटॉमिक मास यूनिट के या यूनिफाइड मास के इक्वल होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन का मास -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो मैग्नीट्यूड में प्रोटॉन के मास के इक्वल है, लेकिन इसका चार्ज लेकिन इसका मास जो होता है वो बहुत कम होता है। मास होता है इसका 9.1 इंटू 10⁻31 kg यानी कि 1/1860 U। इसका मास नेग्लिजिबल होता है इलेक्ट्रॉन का। चार्ज बिल्कुल इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में प्रोटॉन के और साइन ऑपोजिट होता है। अ फ्री न्यूट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। अगर एक फ्री न्यूट्रॉन है तो वो न्यूक्लियस के बाहर स्टेबल नहीं होगा और वो टूट जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। कैसे? ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये टूटा एक प्रोटॉन में H11, एक इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। अब बात आती है स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है न्यूट्रॉन का। वो होता है 12h/2π, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है 9.57 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला। ये CBSE से बाहर ही मानो आप दोनों पॉइंट। हाफ लाइफ टाइम क्या होती है इसकी 12 मिनट। पेनिट्रेशन पावर इसकी बहुत हाई होती है, ठीक है। अच्छा, दो तरीके के न्यूट्रॉन है, एक तो स्लो न्यूट्रॉन, एक फास्ट न्यूट्रॉन। दोनों ही कैपेबल हैं पेनिट्रेट करने के लिए किसी भी न्यूक्लियस को पेनिट्रेट कर सकते हैं, और ये हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें डिसइंटीग्रेशन में देखते हैं, ठीक है। मतलब हम किसी एटम या किसी मॉलिक्यूल को डिसइंटीग्रेट करते हैं, तोड़ते हैं, तो वहाँ पर ये काम आता है, कॉजिंग आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। जैसे अभी हम यूरेनियम को भी डिसइंटीग्रेट करेंगे। आगे टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। कितने टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं? आइसोटोप्स, ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग होता है। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, देख लो। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन के हैं,
O16, O17, O18 हीलियम के हैं, He3, He4, क्लोरीन का है 35 और 37, इन दोनों का एवरेज जब करते हैं ना तो वो इसका हम मास नंबर 35.5 लिखते हैं। आगे आइसोबार, जिनका मास नंबर तो सेम होता है लेकिन वो एलिमेंट अलग होते हैं और उनका एटॉमिक नंबर भी अलग होता है। जैसे ये दो अलग एलिमेंट हैं H और He, दोनों का मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग है। कार्बन और नाइट्रोजन मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग है। आइसोटोन्स की बात करें तो न्यूक्लियाई हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनमें न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। जैसे बेरिलियम 9 4, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 5। ये तो पता है ना, आप A में से Z माइनस करोगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेंगे, A में से Z माइनस करोगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेंगे। ठीक, आइसोटोन्स के बाद बारी आती है मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई का A सेम होता है लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंटरचेंज होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं देखूँ, दोनों का मास नंबर सेम है, इसके पास और इसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंटरचेंज है। वैसे तो दोनों के पास एक एक ही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस वाले में देखो 3 लिथियम 7, देखो अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास 4, और इन दोनों को माइनस करता हूँ तो क्या आता है 3। तो ये तो इनके न्यूट्रॉन है। और प्रोटॉन कितने हैं 3 और 4। तो जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंटरचेंज होते हो उसे हम कहते हैं मिरर न्यूक्लियाई। ठीक है, इस वाले में देखें तो 2 न्यूट्रॉन है, इसके पास 1 न्यूट्रॉन है, इसके पास 1 प्रोटॉन है, इसके पास 2 प्रोटॉन है। ठीक है, आगे चलते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस, अगर मैं न्यूक्लियस के साइज़ की बात करूं तो रेडियस जो होता है न्यूक्लियस का वो डिपेंड करता है मास नंबर पे। ठीक, तो आप कह सकते हो R इज इक्वल्स टू R0 A रेज टू द पावर 1/3, और ये R0 जो है इसकी वैल्यू फिक्स है 1.2 10 रेज टू द पावर -15 मीटर। ठीक है, या 1.2 फर्मी मीटर। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम में R का क्यूब आएगा। इस R की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो दिखाई देता है कि ये 1/3 से 3 गया। आपका वॉल्यूम मास नंबर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? A पे डायरेक्टली। ठीक है, आगे इसके बाद बारी आती है न्यूक्लियर डेंसिटी की। न्यूक्लियर डेंसिटी का मतलब क्या? मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस क्या? m इंटू ए। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या? 4/3 पाई R0 A रेज टू द पावर 1/3 का क्यूब। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कटती दिखाई दे रही हैं बेटा आपको? ये गया मास नंबर, यानी कि डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की बहुत ज़्यादा होती है और ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, 10 रेज टू द पावर 17 kg पर क्यूबिक मीटर। और अगर हम पानी की बात करें तो कितनी होती है? 10 रेज टू द पावर 3। तो डिफरेंस कितना है? 10 रेज टू द पावर 14 टाइम्स ज़्यादा। देखोगे तो इतना है ये। बहुत ज़्यादा है, इतनी तो गिनती भी नहीं आती मेरे को। ठीक है, इतना टाइम ज़्यादा है। पानी से इतना ज़्यादा टाइम डेंस होता है आपका न्यूक्लियस। ठीक, अब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कितने न्यूक्लियॉन पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं यानी कि 1 क्यूबिक मीटर में आपको मिलते हैं, वो है 10 रेज टू द पावर 17 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10 की पावर -27। ये क्या है? मास न्यूक्लियॉन का। तो इसको डिवाइड करने पे आपका कितना आता है? 10 रेज टू द पावर 44 न्यूक्लियॉन
पर क्यूबिक मीटर बहुत ज़्यादा। एक क्यूबिक मीटर में अगर ये एक क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है तो उसके अंदर 10⁴ न्यूक्लियॉन होंगे। ठीक, आगे चलते हैं। न्यूक्लियर फोर्स की रेंज छोटी होती है लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में। न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। दे आर अट्रैक्टिव फोर्स एंड कॉज स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है और ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। दीज फोर्सेज आर चार्ज इंडिपेंडेंट। ये चार्ज मतलब कोलम्बिक फोर्स पे डिपेंड नहीं करती, उनसे बहुत ज़्यादा होती है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन सेंट्रल फोर्स। आगे, न्यूक्लियर फोर्स आर एक्सचेंज फोर्सेस। अब इसका क्या मतलब है? युकावा नाम के साइंटिस्ट ने कहा जो आपका पेयर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, वो एक पाइनिजोम यानी कि चार्ज जंपर की मदद से अपने आप को एक्सचेंज करता रहता है। यानी कि प्रोटॉन अपने आप को एक्सचेंज कर लेता है न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन अपने आप को एक्सचेंज कर लेता है प्रोटॉन में और एनर्जी रिलीज करता है। मैं पढ़ता हूँ इसको। अकॉर्डिंग टू युकावा, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स is result of exchange of the particles called mesomes between the nucleon। अब पाइमीजोम 3 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। भाई पॉजिटिव नेगेटिव तब काम आएंगे जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, और न्यूट्रल तब काम आएगा जब एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन में या एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, देखते हैं। The force between the neutron and proton is due to the exchange of charge पाइमीजोम। ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक प्रोटॉन ने पॉजिटिव पाइमीजोम छोड़ा तो वो न्यूट्रॉन बन गया। यहाँ इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज था, अब इसके पास 0 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो वो पॉजिटिव चार्ज का काम कौन कर रहा है? पाइमीजोम। ऐसे न्यूट्रॉन ने अगर एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पाइमीजोम छोड़ा तो वो पॉजिटिव प्रोटॉन बन गया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे मिलेगा क्या? 0 ही। ठीक है, द फोर्स बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स और अ पेयर ऑफ प्रोटॉन्स आर द रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रल पाइमीजोम्स बिटवीन देम। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रोटॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है तो वहाँ से एक पाइमीजोम निकला है, वो है न्यूट्रल पाइमीजोम। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है तो भी एक न्यूट्रल पाइमीजोम निकला है। ठीक है, तो ये तो बात थी न्यूक्लियस की। अब बात आती है जो आपका न्यूक्लियस है उसका मास हम मेज़र करते हैं एएमयू में या यूनिफाइड मास में, एटॉमिक मास यूनिट में या यूनिफाइड मास में। जो हमारे पास नॉर्मल एसआई यूनिट है मास की वो है केजी, सीजीएस यूनिट ग्राम है ना, ये एसआई यूनिट हो गई या एमकेएस और ये सीजीएस। अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के लिए जो यूनिट यूज़ होगी वो है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, या यू, यूनिफाइड मास। ठीक, डेफिनेशन की बात करें तो जो एएमयू है वो 1/12 मास है किसी कार्बन के एटम का, या आप यूँ कहो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का अप्रॉक्स मास है। आ जाओ। द एएमयू इज डिफाइंड एज 1/12 मास ऑफ अ कार्बन 6 आइसोटोप एटम, 612 आइसोटोप। ठीक है, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 U, U का मतलब यूनिफाइड मास, इज इक्वल्स टू 1.6605402 इंटू 10⁻27 kg। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1.67 ले लेते हैं। ठीक है, द मास ऑफ 1 प्रोटॉन और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू 1 AMU। ठीक है, मैंने कहा था इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताऊंगा, अभी देखेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है? 1/1860 AMU, जो कि नेग्लिजिबल है। देखो एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है इसकी, न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की। वैसे सीबीएसई में तो ये एग्ज़ाम में आपको लिखी मिल जाती है, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है ना उसके स्टार्टिंग में कुछ कांस्टेंट की वैल्यू लिखी होती है, वहाँ पर ये भी मिल जाती है।
वैसे ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ, अभी जो आगे न्यूमेरिकल आएंगे बाइंडिंग एनर्जी के, उसमें भी काम आएगी ये दोनों वैल्यू। द एनर्जी एसोसिएट विद न्यूक्लियर प्रोसेस इज यूजुअली लार्ज ऑफ ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मास 1 AMU है और वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो एनर्जी होगी 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। यानी कि जो आपकी एनर्जी है जो डिपेंड करती है मास इंटू c² पे, वो है 1.67 × 10⁻⁻27 kg मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है। यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो आएगा जूल में। अब जूल को आप कन्वर्ट करना चाहे ईवी में, तो आपको एक 1.67 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करना होगा, और मेगा ईवी में तो 1.67 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, ये है आपका मेगा, ठीक है। आगे चलें, समझ में आया एनर्जी क्या होती है। तो यहाँ पे हमने AMU वाला टॉपिक समझ लिया, आगे चलते हैं। इस टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।